आज जो है हमारा लेक्चर 5 है ग्रेविटी के बारे में। तो मजीद कुछ और जान लेते हैं ग्रेविटी के बारे में। लेट्स स्टार्ट। लास्ट टाइम हमने मास के बारे में बात की थी। जो मास होता है, हमने कहा था कि ये बेसिकली क्या होता है, एक ऑब्जेक्ट का जो मास होता है इज बेसिकली द मेजर ऑफ इनर्शिया। इनर्शिया जो है उसको हम रेजिस्टेंस कहते हैं। और एज पर द लॉ ऑफ मोशन, लॉ नंबर 1 जो है वो कहता है कि कोई चीज अगर रेस्ट में है तो वो रेस्ट में रहेगी, कोई चीज अगर मोशन में है वो तो मोशन में रहेगी। यानी अगर उसकी स्टेट चेंज करनी है तो हमें उसको एक्सटर्नल फोर्स देना पड़ेगा ताकि उसको या तो रोके या तो उसको चलाए। फिर हमने कहा था कि एक ऑब्जेक्ट की मास के साथ उसका इनर्शिया एसोसिएट होता है। ठीक है। तो यहाँ तक और भी हमने कहा था कि जिसका जितना ज्यादा मास होगा उसका उतना ज्यादा जो है ग्रेट इनर्शिया होता है। फिर हमने कहा था कि जो ये मास होता है ये सेम रहता है एक ऑब्जेक्ट का अर्थ पे या कि मून में या किसी और सैटेलाइट में, कहीं पे भी आउटर स्पेस पे। ये एक प्रॉपर्टी होती है हर ऑब्जेक्ट की जो चेंज नहीं होती है, चाहे ऑब्जेक्ट इस अर्थ पे है, मून पे है, एटमॉस्फेयर में कहीं पे भी है, जिसका मास सेम रहेगा। Thus, the mass of object is constant and does not change from place to place. फिर अब इस ऑब्जेक्ट की चेंज करेंगे जगह तो वो वहां पे उसका मास जो है चेंज नहीं होगा। बेसिकली इट्स द इंटरनल प्रॉपर्टी। ये इंटरनल प्रॉपर्टी होती है किसकी? ऑफ एन ऑब्जेक्ट। एक ऑब्जेक्ट की अपनी प्रॉपर्टी होती है जिसको हम मास कहते हैं। आज हम वेट के बारे में बात करेंगे। वेट क्या होता है, इससे क्या चाहा जाता है। सो बेसिकली जो वेट है, वेट के बारे में हम याद रखेंगे। वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज द फोर्स विद विच इट इज अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द अर्थ। यानी वेट जो होता है ये एक फोर्स होता है जिस फोर्स से जमीन एक ऑब्जेक्ट को अपनी ओर खींचती है, अट्रैक्ट करती है। ठीक है। जिसको हमने वो फोर्स को हमने कहा था लास्ट टाइम, फोर्स ऑफ ग्रेविटी। यानी हर एक चीज का जब हम वेट की बात करेंगे, बेसिकली ये उस ऑब्जेक्ट की वो प्रॉपर्टी होती है जिस प्रॉपर्टी से जमीन उसको खींच रही है। यानी जिसका जितना ज्यादा हमें लग रहा है कि इसका वेट ज्यादा, इसका मतलब वेट अगर कहेंगे तो ये कहेंगे कि उसको जमीन ज्यादा खींच रही है। और जिसको जमीन ज्यादा खींचेगी उसका वेट ज्यादा होगा, जिसको जमीन कम खींचेगी उसका वेट कम होगा। कम तो होगा। ये फोर्स होता है। सो वी नो दैट, हम क्या जानते हैं कि फोर्स जो होता है मास इनटू एक्सेलरेशन के बराबर होता है। ठीक है। बट यहाँ पे जो फोर्स लगता है जमीन की वजह से उसको हम कहते हैं एक्सेलरेशन। वो भी है जैसे हमने फ्री फॉल के बारे में हमने कहा था कि एक स्टोन को हमने ऊपर भेजा, फिर वो स्टॉप करेगा, फिर वो स्टोन नीचे आएगा। ठीक है। उसको हमने कहा था कि इसको फ्री फॉल कहते हैं, इसको फ्री फॉल कहते हैं। अब जो जो चीज अब नीचे आ रही है ये जो है बेसिकली एक फोर्स ऑफ जमीन की फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से, यानी जिसको हमने कहा था, उस फोर्स को हमने कहा था ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है। उसको हमने कहा था ग्रेविटेशनल फोर्स। और उस फोर्स से जो एक्सेलरेशन बनती है उसको हमने कहा था एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। उसको हमने एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कहा था। ठीक है। इतनी बातें हमें ऑलरेडी पता है। और यहाँ पे क्योंकि हम फोर्स इज कॉल्ड मास इनटू एक्सेलरेशन, यहाँ पे जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है इसको हम एक और अल्फाबेट से रिप्रेजेंट करते हैं, दैट इज स्मॉल जी। इसीलिए जो फॉर्मूला है मास, फोर्स जो होता है वो मास इनटू एक्सेलरेशन होता है। अब जो यहाँ पे एक्सेलरेशन लगेगा दैट इज इक्वल फोर्स इज इक्वल मास इनटू जी। दैट मींस ये जो ए है इसको हम रिप्लेस करेंगे जी से, क्योंकि यहाँ पे जो वेट है जिसको जिस फोर्स से जमीन खींच रही है एक ऑब्जेक्ट को, उससे एक एक्सेलरेशन बनती है, उस एक्सेलरेशन को हम जी से रिप्रेजेंट करते हैं, दैट इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। नाउ वी कैन ऑल्सो से, जैसे हमने ऊपर कहा था वेट ऑफ ऑब्जेक्ट इज द फोर्स विद विच इट इज अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द अर्थ। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑफ द अर्थ ऑन एन ऑब्जेक्ट इज नोन एज द वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट। यानी वो एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है जमीन का, कि किस फोर्स से, कितने फोर्स से जमीन उस ऑब्जेक्ट को खींचेगी।
यानी जिसको जितना ज्यादा खींचेगी, जिसको जितना ज्यादा अट्रैक्ट करेगा, उसका उतना ज्यादा वेट होता है। सो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑफ द अर्थ ऑन एन ऑब्जेक्ट इज नोन एज वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट, उसी को हम वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट कहते हैं। इसको तभी हम वेट ऑफ ऑब्जेक्ट कहते हैं। ठीक है, अब ये क्या होता है बेसिकली, ये फोर्स होता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। अब ये इसको हमने वेट कहा, दैट्स व्हाई इट्स डिनोटेड बाय डब्ल्यू। इस फोर्स को हम किससे डिनोट करते हैं? डब्ल्यू। फोर्स को हम डिनोट करते हैं डब्ल्यू से। सो बेसिकली हमारा फॉर्मूला था, फोर्स जो है वो मास इनटू एक्सेलरेशन है, यानी जो जी के बराबर है। अब क्योंकि हम कह रहे हैं यहाँ पे जो वेट ऑफ ऑब्जेक्ट है वो बेसिकली फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है ना, बेसिकली वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। जिसको जितना ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से जमीन अपनी ओर खींचेगी, उसका उतना ज्यादा वेट होगा। इसीलिए इस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को यानी एफ को हम रिप्लेस करेंगे, यानी बेसिकली वो वेट होता है। क्यों? क्योंकि वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। इसीलिए हम एफ को जो है एफ को रिप्लेस करके डब्ल्यू लिखेंगे, क्योंकि वही तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, जिस फोर्स से वो ऑब्जेक्ट को अपनी ओर खींच रहा है, वो भी मास इनटू ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन के बराबर होगा। क्योंकि अब जो हमारा वेट है वो फोर्स के बराबर है, क्योंकि वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, किसका? जमीन का या बाकी ऑब्जेक्ट्स का। इसीलिए क्योंकि ये फोर्स है, इसीलिए इसका एसआई यूनिट जो है, इसीलिए इसका एसआई यूनिट जो है वो भी फोर्स की तरह होगा। दैट इज, फोर्स का एसआई यूनिट जो है वो न्यूटन है, इसीलिए इसको भी न्यूटन आएगा एसआई यूनिट अपना, और उसको भी हम एन से डिनोट करेंगे। ठीक है, इतनी बातें समझ आई? ओके। मजीद, तो ये जो फोर्स होता है, जिस फोर्स से जमीन ऑब्जेक्ट्स को अपनी ओर खींच रहा है, फॉर एग्जांपल हम फिर से जो है हम फ्री फॉल की बात करेंगे। एक ऑब्जेक्ट था या स्टोन था जिसको हमने ऊपर फेंका, वो रुका, फिर वो नीचे आया। तो अब ये नीचे जो आ रहा है, तो इस पे जी लग रहा है, दैट इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, यानी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है जमीन का। नाउ दिस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज बेसिकली वर्टिकली डाउनवर्ड्स, यानी वो वर्टिकल होता है। दिस डायरेक्शन, ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर, ये जो ऐसे जब हम लाइन डालते हैं इसको हम वर्टिकल लाइन कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? वर्टिकल लाइन। एंड दिस वन इज कॉल्ड द हॉरिजॉन्टल। अगर हम टेढ़ी लाइन डालेंगे इसको हम कहते हैं हॉरिजॉन्टल। सो ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, दिस इज बेसिकली वर्टिकली डाउनवर्ड्स। सो क्योंकि इसका एक मैग्नीट्यूड होता है, क्योंकि ये फोर्स है, क्योंकि कितना फोर्स से वो खींचेगा एक ऑब्जेक्ट को, उसका उतना ज्यादा वेट बनेगा। इसका मतलब इसकी एक जो है डेफिनेट मैग्नीट्यूड होता है, कितने फोर्स से वो खींच रहा है। सो इट हैज अ मैग्नीट्यूड। अब क्योंकि वर्टिकली डाउनवर्ड्स है, क्योंकि इसकी एक डायरेक्शन भी है, सो इट हैज मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। दैट्स वाई जो वेट है वो बेसिकली एक वेक्टर क्वांटिटी है। वेक्टर क्वांटिटी क्या होता है? एक ऐसी क्वांटिटी इसकी डायरेक्शन भी है और जिसका मैग्नीट्यूड भी होता है। बट व्हाट कैन वी से अबाउट द मास? जब मास होगा उस टाइम क्या होगा, यानी उसको हम क्या कहेंगे जब मास होगा? मास जो है वहां पे डायरेक्शन नहीं होता, वहां पे डायरेक्शन नहीं होता है। दिस इज इंपॉर्टेंट पॉइंट। सो वेट जो है एक वेक्टर क्वांटिटी होता है। सो वेट जो है इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम। वेट जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एम के। एम इज बेसिकली द मास, यानी जिस चीज का जितना ज्यादा मास होगा उसको उतने ज्यादा उसका उतना ज्यादा वेट होता है। वेट मतलब किस फोर्स से वो खींचा जाएगा, इसका मतलब हो गया जिस चीज का जितना ज्यादा मास होता है उसको उतने ज्यादा फोर्स से बेसिकली अर्थ अपनी ओर खींच रहा है। सो बेसिकली इट डिपेंड्स अपॉन द मास, यानी जिस चीज का जितना ज्यादा मास होगा उस चीज को उतने ज्यादा फोर्स से खींचा जाएगा, और उसी फोर्स को हम वेट कहते हैं। दैट्स वाई दिस इज द रीजन एट एनी फिक्स्ड प्लेस, यानी एक जगह, जमीन पे एक जगह, किसी प्लैनेट पे दूसरी एक जगह, या किसी सैटेलाइट पे जैसे मून पे, किसी भी जगह एक प्लेस अगर हम फिक्स करेंगे, सो वी कैन यूज हम यूज कर सकते हैं वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट एज द मेजर ऑफ मास। यानी जब हम वेट वहां पे लेंगे, एक पर्टिकुलर जगह पे जब हम वेट लेंगे, तो वो बेसिकली एक्चुअली हम कह सकते हैं कि ये यहाँ पे मास इतना है।
अब ये डिपेंड करता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पे। कौन? वेट, यानी अर्थ किस ऑब्जेक्ट को कितना खींचेगी अपनी ओर, उसी को वेट कहेंगे। अगर कोई चीज जमीन पे है, क्योंकि हमने लास्ट टाइम जब हमने यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटी पढ़ा था, जो चीज जितनी ज्यादा, दो चीजें अगर जितनी ज्यादा नजदीक होंगी उनके बीच में ज्यादा अट्रैक्शन होगा, इसका मतलब ज्यादा वेट होगा। अगर वो यस चीज सर। जमीन से बहुत दूर है, यानी डिस्टेंस बिटवीन द टू ऑब्जेक्ट्स इज इंक्रीज्ड और इज मोर, सो देयर द मास और द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन विल बी लेसर। जैसे हमने लास्ट टाइम कहा था, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किसके बराबर होता है? जी m1, हमने कहा था m2 डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर बेसिकली डिस्टेंस, सो इट्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल। यानी अगर दोनों ऑब्जेक्ट्स के बीच में जो डिस्टेंस जिसको हम आर कह रहे हैं, अगर वो ज्यादा है तो फोर्स जो है वो कम होगा, अगर वो डिस्टेंस कम है तो फोर्स ज्यादा होगा। अब बेसिकली हम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है यहाँ पे, इसको हम वेट कह रहे हैं। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को क्या कह रहे हैं हम? वेट। इसीलिए एक पर्टिकुलर जगह पे अर्थ के जी का वैल्यू अलग हो सकता है, हवा में अगर देखेंगे जी का वैल्यू अलग हो सकता है। जी इज बेसिकली द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ठीक है, ये उसी पे डिपेंड करता है। मास ऑफ द ऑब्जेक्ट रिमेन सेम एट एनी प्लैनेट, यानी एक एक प्लैनेट पे, अगर हम एक प्लैनेट पे लेंगे, फॉर एग्जांपल मार्स पे लेंगे, मार्स पे जो उसका मास होगा वो सेम रहेगा थ्रू आउट द मार्स। अगर मार्स से हटा के यस। मून पे लाया, उसका वेट डिफरेंट हो जाएगा। अगर उसको अर्थ पे लाएंगे, उसका वैरी करेगा। क्यों? क्योंकि वेट जी पे डिपेंडेंट करता है। जी क्या होता है? वो किस फोर्स से खींचा जाएगा। while as its weight depends upon its location because g depends on the location। क्योंकि मास जो है वो एक ऑब्जेक्ट का सेम रहेगा थ्रू आउट द प्लैनेट्स, यानी हर जगह, हर किसी प्लैनेट पे मास जो है सेम रहेगा, बट वेट सेम नहीं रहता है। वेट जो है वो वेरी करेगा। अगर हम मून पे लेंगे, वहां पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मून का डिफरेंट होगा। अगर हम जो है स्पेस में लेंगे, वहां पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डिफरेंट होगा। अगर हम उसका जमीन पे लेंगे, उसका डिफरेंट अट्रैक्शन होगा। यानी जी वैरी करेगा। जी जितना वैरी करेगा, डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स का, डिफरेंट जो है प्लैनेट्स, उनका जी वैरी करेगा, उनकी लोकेशन डिफरेंट होती है, और वहां पे जो है डिफरेंट तरह के हमारे वेट आ जाएंगे। इसको हम और मजीद अभी देख लेंगे ये कैसे होता है ना। वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन द मून, मून पे एक ऑब्जेक्ट का वेट कितना होता है, क्या होता है, कैसे होता है, वो पहले हम देख लेते हैं और निकालते हैं, फाइंड आउट कर लेते हैं। ऑन अर्थ we say weight जो होता है is basically the force with which it's being attracted। जमीन पे जब हम बोलेंगे वेट होता है किस फोर्स से एक ऑब्जेक्ट को अर्थ खींच रहा है। सो दिस इज बेसिकली द वेट। नाउ लाइकवाइज ऐसे ही मून पे भी यही डेफिनेशन फॉलो करती है, वेट का वहां पे भी यही डेफिनेशन है। यानी कितने फोर्स से मून एक ऑब्जेक्ट को खींच रहा है। क्योंकि मास जो है मून का वो जमीन से कम होता है। मास जो है मून का वो जमीन से कम होता है। हमने यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटी वहां पे बोला था, फोर्स जो है वो डिपेंड करता है जी, यानी यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, और फिर हमने कहा था m1 और m2 का वैल्यू कितना होगा, डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। यानी ये मास पे भी, दो ऑब्जेक्ट्स के मास पे भी डिपेंडेंट करता है। अगर फॉर एग्जाम्पल मून की हमने अभी बात की, मून का मास अर्थ के मास से कम होता है। अब एक ऑब्जेक्ट मून पे है, हमने कहा था ये फोर्स जो है ये डायरेक्टली डिपेंड करता है मास पे। यानी अगर दो ऑब्जेक्ट्स पे का मास ज्यादा है, उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा। गॉट इट? अगर दो ऑब्जेक्ट्स का मास ज्यादा है, उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा, और ज्यादा। मास कम है तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगा। ये डायरेक्ट प्रोपोर्शनल है। अब एक ऑब्जेक्ट अगर मून पे है, क्योंकि हम कह रहे हैं कि मास जो मून का है वो कम होता है, उसका अट्रैक्शन वहां पे क्या होगा? डिफरेंट होगा। अगर वो ऑब्जेक्ट, वही ऑब्जेक्ट उठा के हमने जमीन पे लाया, फॉर एग्जाम्पल गैस सिलेंडर उठा के कोई गया टूर के लिए, फॉर एग्जाम्पल सो लेट्स सपोज वो मून पे चला गया, वहां पे उसने वो गैस सिलेंडर रखा, क्योंकि मून का मास अर्थ के मास जितना नहीं है, सिलेंडर तो सेम है, हमने बस प्लेस चेंज की।
अब उस मून पे वो सिलेंडर को एक फोर्स से मून खींचेगा, डेफिनेटली खींचेगा, बट हम कह रहे हैं कि क्योंकि मास मून का कम है, वहां पे उसका जो जी है यानी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑफ मून है वो कम होगा, क्योंकि मून का मास कम है। अगर वही ऑब्जेक्ट वही गैस सिलेंडर उठा के जमीन पे लाएंगे, सो इसका मास ज्यादा है, और जो हमारा गैस सिलेंडर है उसका मास वहां पे भी सेम था, यहाँ पे भी सेम है, वही मास है। बट यहाँ पे अर्थ का साइज क्योंकि बहुत बड़ा है, इसका मास बहुत बड़ा है, नाउ मास हैज इंक्रीज्ड, मास इज इंक्रीज्ड, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन विल बी मोर। इसका मतलब जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा, वेट विल बी मोर। ठीक है, दैट्स व्हाई रीजन मून एक्सर्ट्स लेसर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑन ऑब्जेक्ट्स देन अर्थ। इसीलिए जो मून है कम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन देगा, ऑब्जेक्ट्स को कम खींचेगा अर्थ के कंपैरिजन में। ठीक है, नाउ लेट्स सपोज द मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट बी एम। एक ऑब्जेक्ट है गैस सिलेंडर फॉर एग्जांपल, उसका मास हम लेते हैं ये एम है फॉर एग्जांपल। सो लेट द मास ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑन मून। अब इसी ऑब्जेक्ट का जब हम मास लेंगे मून पे, इसका हम जो है ऐसे वेट और या एम स्मॉल एम से रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, डब्ल्यू एम से रिप्रेजेंट करेंगे। और लेट द मास ऑफ द मून, मून का अपना मास, यानी जब हम फोर्स ऑफ ये लॉ लॉ ऑफ ग्रेविटी देखते हैं, ये जो मैंने ऊपर बॉक्स में एनसर्कल किया, तो यहाँ पे क्योंकि हम दो ऑब्जेक्ट्स लेंगे, एक तो वो यानी मून, दूसरा वो ऑब्जेक्ट जो इसके ऊपर है। अब मून का अपना मास, इसको हम एम, कैपिटल एम स्मॉल एम से रिप्रेजेंट करेंगे, और वेट ऑफ ऑब्जेक्ट को हम डब्ल्यू एम से रिप्रेजेंट करेंगे। नाउ इट्स रेडियस, जो मून का रेडियस है वो किसके बराबर होगा, आर एम। ठीक है, आर एंड एम, क्योंकि इसके नीचे जो है आप देखो यहाँ पे ऊपर आर स्क्वायर होता है, इसीलिए हमें आर का भी वैल्यू लेना है। Now, if we apply the ULG basically means the universal law of gravity. Weight of the moon मतलब हमने अभी कहा था weight of the moon जो है वो F के बराबर होता है, that is force of attraction। जो हमने यहाँ पे F रिप्रेजेंट किया ना, बेसिकली फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, जिसको हम वेट कह रहे हैं। वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑन मून, जिसको हम रिप्रेजेंट करेंगे F से, वो किसके बराबर होगा, या इसको हम W से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, डब्ल्यू से भी इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो वो किसके बराबर होगा, जी। ओके, मास ऑफ द मून एम कैपिटल स्मॉल एम वो लिखा हुआ है, मल्टीप्लाई बाय वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट कितना है, फॉर एग्जांपल एम है, यहाँ पे ऊपर देखो ये एम से रिप्रेजेंट करेंगे हम। ठीक है, डिवाइडेड बाय डिस्टेंस, और क्योंकि ये जमीन के इस अर्थ के ऊपर है, यानी सॉरी ये मून के ऊपर है। अब ये है हमारी मून, और ये रेडियस हमारी मून, ये इसका यहां से यहां तक आर है, और स्मॉल एम क्योंकि ये मून का रेडियस है, क्योंकि ऑब्जेक्ट इसके ऊपर है, इसका मतलब हो गया जितना रेडियस होगा उतनी मून और डिस्टेंस। ऑब्जेक्ट के बीच में डिस्टेंस होगी, दैट इज आर एम का होल स्क्वायर। तो ये फॉर्मूला बन जाएगा। ठीक है, एक हो गया, इसको हम इक्वेशन 1 कहेंगे। ठीक है, और देख लेते हैं। अब क्योंकि एक ऑब्जेक्ट मून पे था, इसका सारी चीजें हमने देख ली। अब सेम ऑब्जेक्ट, अब इसको अर्थ पे हमने लाया। ठीक है, अब इसका मास जो है अर्थ पे, उसको हम रिप्रेजेंट करेंगे वेट ऑन अर्थ, वी डब्ल्यू ई से रिप्रेजेंट करेंगे। नाउ द मास ऑफ अर्थ, अर्थ का अपना मास भी होता है, क्योंकि यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटी जो फोर्स होता है, और दो ऑब्जेक्ट्स का m1 m2 उनके बीच में मल्टीपल होता है, डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर, दैट मींस द डिस्टेंस बिटवीन द टू। तो मास जो है of earth itself is represented by m, capital M। radius of the earth is represented by capital R simply। ठीक है, now universal law of gravity कहता है फोर्स जो है वो किसके बराबर होगा, g। ओके, वेट ऑफ द अर्थ कितना है, वेट ऑफ द एम, तो इसको हम कैपिटल M से रिप्रेजेंट करेंगे। ओके, और जो हमारा ये है वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट कितना है ऑन अर्थ, डब्ल्यू ई, डब्ल्यू ई से रिप्रेजेंट करेंगे, डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। ठीक है, अब हम ये जो है, ये देखो आप, ये है एक्चुअली जो रेडियस है या मास है अर्थ का और मून का, ये दिया हुआ है, ये वैल्यू हमें दिया हुआ है। अगर ये वैल्यू हम इंसर्ट करेंगे
हमारे किस में, जो मून है इसमें, या ये फॉर्मूला जो मून के लिए बना या अर्थ के लिए बना, ये फॉर्मूला अगर हम लगा देंगे और ये वैल्यूज डाल देंगे तो हमें जो है बेसिकली क्या निकलेगा, टोटल वैल्यू कितना निकलेगा। हाँ, फोर्स को हम क्या कहते हैं, फोर्स इज बेसिकली वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट, ठीक है, ऑन Yes, sir. मून, वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑन द मून और द फोर्स ऑन द मून। इसको हम पहले फॉर्मूला लिखेंगे जी, फिर हमने कहा था पिछले पेज पे, हमने कहा था कैपिटल एम स्मॉल एम, ओके, फिर हमने कहा था मास ऑफ द ऑब्जेक्ट, वो एम से रिप्रेजेंट किया था हमने, डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर, ठीक है, यही किया था ना। अब वहां पे अब इंसर्ट करो वैल्यू डब्ल्यू एम, यानी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑन मून, ये मून के बारे में है, ये मून के बारे में ये बातें हैं। अब जी का वैल्यू हमें पता होता है, ये यूनिवर्सल, इसको किसने निकाला था, हेनरी Sir, कैवेंडिश, Cavendish. ठीक है। अब ये जो है हमारा मास ऑफ मून कितना है, 7.36 36 into 10 raised power 20. 10 raised power 22 kilograms मल्टीप्लाई बाय मास ऑफ द ऑब्जेक्ट कितना है, हमें नहीं पता है, ठीक है, डिवाइडेड बाय, और क्या हमें है, रेडियस ऑफ द मून कितना है, 1.74 इंटू 10 रेज्ड पावर 6 मीटर स्क्वायर, ठीक है। अब और डब्ल्यू एम जो है वो किसके बराबर होगा, जब हम वैल्यूज देते हैं और ये स्क्वायर वगैरह ये सारा जो है हम जब कंप्लीट कर लेते हैं, और जी का वैल्यू क्योंकि हेनरी कैवेंडिश ने निकाल के रखा था यूजिंग द बैलेंस्ड वेरी सेंसिटिव स्केल, तो इसका वैल्यू जो है हमारे पास मून का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, जो मून का है, इसको हम मून का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डब्ल्यू एम से रिप्रेजेंट करेंगे, वो निकल आता हमारे पास, वो साइंटिस्ट ने ऑलरेडी कैलकुलेट किया हुआ है, 2.43 इंटू 10 रेज्ड पावर 10 जी इंटू एम, इसके बराबर आता है, ठीक है। ये हमारे पास इक्वेशन 3 बनी, यानी इतने फोर्स से मून एक ऑब्जेक्ट को खींचता है। अब अर्थ की बात करेंगे, अर्थ पे भी सेम फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा, तो यहाँ पे जो है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑन अर्थ डब्ल्यू ई से रिप्रेजेंट करेंगे, फिर से वही जी, मास ऑफ अर्थ किसका है, कितना है 5.98 इंटू 10 टू द पावर 24 यहाँ पे है, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय मास ऑफ द ऑब्जेक्ट, अगर हमें पता होगा तो इंसर्ट करेंगे वैल्यू, रेडियस ऑफ द अर्थ 6.37 इंटू 10 टू द पावर 6 होल स्क्वायर, इसके बराबर है। जब हम जी का वैल्यू ये सारे वैल्यूज देंगे तो ये वैल्यू निकल के आता है 1.474 इंटू 10 टू द पावर 11 जी इंटू एम, ठीक है, इसके बराबर हमारा वैल्यू आता है। यानी ये हम इसको हम बॉक्स में रखेंगे, इस वैल्यू को रेज्ड पावर और इस वैल्यू को, यहाँ पे देखो आप, ये है 1.4 इंटू 10 रेज्ड पावर 11, यहाँ पे है 2.4 10 रेज्ड पावर 10 टू द पावर 10, यानी जो अर्थ है या मून है इनके फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डिफरेंट है, यहाँ पे 10 टू द पावर 10 है, यहाँ पे 10 टू द पावर 11 है, यानी इसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो अर्थ का है ज्यादा है, ग्रेटर है, और जो मून का है वो कम है, ठीक है। सो इफ वी डू वन थिंग, तो वी आर इंसर्टिंग द इक्वेशंस, जैसे हमने वैल्यू इंसर्ट किया था यहाँ पे तो हमें ये वैल्यू आ जाता है। तो इफ वी डिवाइड, जो हमारे पास इक्वेशन 3 इक्वेशन 4 पिछले पेज पे आप फिर से देखो, ये है इक्वेशन 3 एंड दिस इज इक्वेशन 4। तो अब अगर हम ये वैल्यूज इंसर्ट करेंगे तो जैसे हमारे पास विल डिवाइड इक्वेशन 3 एंड 4, तो जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है हमारे पास, जी से नहीं डब्ल्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑन मून और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑन अर्थ जो है, अगर हम इसका वैल्यू देखेंगे, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑन मून जो है वो कितना निकला था, 2.4 समथिंग निकला था, 2.43 इंटू 10 टू द पावर 11, 10 टू द पावर 11, ठीक है, इतना निकला था। फिर जी और एम का वैल्यू रख लेते हैं, और वेट या फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑन अर्थ वो हमने निकला था 1.474
4 से 4 इंटू सब 10 to the power, ये पहले मून पे 10 निकला था, ये 11 निकला था। मून पे कम यस निकला था, अर्थ पे ज्यादा निकला था। ज्यादा निकला। और वी कैन से WM डिवाइडेड बाय WE जो है, जब हम इसका वैल्यू निकालते हैं, दैट इज इक्वल टू 0.165, दैट इज अप्रोक्सीमेटली 1 डिवाइडेड बाय 6। अगर हम इसका वैल्यू देखेंगे, दैट मीन्स जब हम ये वैल्यू इतना कम निकलता है, ये मून का अर्थ के रिलेटेड है। यानी जो मून पे वैल्यू होगा वो अर्थ के कंपैरिजन में 6 गुना, डिवाइडेड बाय 6 है ना, तो वो 6 गुना यस सर कम वैल्यू होगा। कितना होगा? कम वो 6 गुना 6 कम। सो weight of object on the moon is equal to 1/6 into its weight on the earth। और ठीक है, इतना निकलता है। ठीक है, इसी का वैल्यू, यानी एक ऑब्जेक्ट जो कि जमीन पे है उसका वैल्यू, फॉर एग्जाम्पल मिसाल ले लेते हैं, वो 1 किलोग्राम है। कितना है? 1 किलोग्राम। उसी का वैल्यू जब हम मून पे लेंगे, उसका वैल्यू कितना होगा? 1 को 6 में डिवाइड करेंगे, यानी अगर हम 1 ये किलो को 6 हिस्से करेंगे तो कितने हिस्से आएंगे टोटल? 1 पॉइंट समथिंग, 100 यस कुछ ग्राम्स आते हैं। ठीक है, 150 और 60 ग्राम्स कुछ आते हैं। तो इसका मतलब हो गया 6 हिस्से जब करेंगे, इसका मतलब वही ऑब्जेक्ट जो जमीन पे 1 किलो था, मून पे लिया, उसका 6 टाइम्स वैल्यू कम हो जाता है वहां पे। कितना हो जाता है? 6 6 टाइम्स टाइम्स वैल्यू कम हो जाता है। दैट मीन्स वही ऑब्जेक्ट मून पे पहुंच के उसका वैल्यू जो है इतना कम हो जाता है कि वो 150 और 60 ग्राम्स हो जाता है। दैट मीन्स अर्थ का जो अपना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो मून के कंपैरिजन में बहुत ज्यादा है। अब एक क्वेश्चन को देख लेते हैं। तो एक क्वेश्चन दिया हुआ है, मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज 10 kg, व्हाट इज द वेट ऑन द अर्थ। एक ऑब्जेक्ट का जो है मास 10 किलोग्राम्स है, उसका वेट कितना होगा? वेट बेसिकली मींस द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, और वो किसके बराबर? फोर्स इज इक्वल मास इनटू 9.8 एक्सेलरेशन। फोर्स इज इक्वल मास इनटू एक्सेलरेशन, इसी ये होता है ना। वेट इज बेसिकली द यस वेट। सर नाउ अप्लाई द सेम फॉर्मूला, सो द मास सोल्यूशन अगर हम ये करेंगे तो फोर्स जो है वो किसके बराबर हो जाएगा? मास इनटू एक्सेलरेशन मास इनटू एक्सेलरेशन। सो फोर्स जो है बेसिकली मास कितना दिया हुआ है? 10 kg दिया हुआ है, मल्टीप्लाई इनटू बाय, टाइम तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हमने निकाला था वो 9.8 मीटर पर सेकेंड, 9.8 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, इसके बराबर आ जाता है। जब हम इसको मल्टीपल करेंगे वो हो जाता है 98, और 4 जो है इसको हम, क्योंकि वैल्यू न्यूटन में होता है, वो इतना आ जाता है। और यस क्योंकि फोर्स बेसिकली, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बेसिकली इसको हम वेट कहते हैं। क्या कहते हैं? सो वेट इज इक्वल 98 न्यूटन। ठीक है, ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन था, ट्रिकी था, आसान था, इसीलिए हमने इसको देखा। तो आज जो है हम यहाँ पे कंक्लूड करते हैं, इतने को आप रिवाइज कर लेना, अब देखना अच्छे से।